जिन्होंने अपनी फिल्में हाईवे, सरबजीत, वीर सावरकर में अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ सभी का दिल जीता। अगर इन्होंने सरबजीत में 18 किलो वजन घटाया था, तो वीर सावरकर में इन्होंने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की भूमिका बखूबी निभाई। लेकिन इनके अचीवमेंट सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये एक नेशनल लेवल इक्वेस्ट्रियन चैंपियन भी हैं और साल 2014 में इन्हें 7 मेडल से सम्मानित किया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन आउट एंड आउट परफॉर्मर एंड एंटरटेनर, ऑल योर्स। तो नमस्कार नमस्कार, राम राम। तो अभी उन्होंने कहा था मुझे 2014 में 7 मेडल से सम्मानित किया गया था। ये कोई फिल्म अवार्ड नहीं था जिसे सम्मानित किया जाएगा, ये स्पोर्ट्स में शो जंपिंग में मैंने जीते थे, मिले नहीं थे मुझे। That's the difference between sports and arts. पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से लोगों के दिल जरूर जीते हैं। Thank you. कलाकार तो हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन असली कलाकार उसे कहते हैं जो अपनी कला से अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दे जो हमेशा याद की जाए। और हमारे साथ जो फनकार हैं वो ऐसी ही कला रखते हैं कि इनके तमाम किरदार एक तरह से अमिट हो गए हैं। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वाकई रणदीप हुड्डा हैं या ये सरबजीत हैं या फिर ये वीर सावरकर हैं, क्योंकि रणदीप अपने रोल्स में बहुत गहराई तक घुस जाते हैं और अपने अभिनय के कैनवस को इस वजह से इन्होंने बहुत अलग अलग आयाम दिए हैं। ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। आप सबका अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इट इज़ द 78th सेशन जी। तो 1948 से जो चला रहा है, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। मुझे बहुत गर्व है इसका एक छोटा सा हिस्सा बनने का। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका अभी हमने ट्रेलर देखा, OTT पर अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 लॉन्च हुआ है। वैसे आप हरियाणा से हैं, हरियाणवी जाट हैं, और इस OTT में आप एक यूपी के दबंग पुलिस अफसर बने हैं। तो अगर एक पुलिस वाले की नज़र से देखें तो यूपी का पुलिस वाला और हरियाणा का पुलिस वाला, उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क रहता है? हाँ, हरियाणा के लोग थोड़े रफ होते हैं, यूपी के भाषा भी मीठी होती है, लोग भी मीठे होते हैं, वो छुरी चुपके से लगती है। हरियाणा में शायद मुंह पे ही लठ मार देते हैं। कुछ जरा एग्जाम्पल हो जाए। क्या एग्जाम्पल हो जाए? कुछ भी एक लाइन विद 2 डायलेक्ट्स। आज जैसे डायलेक्ट्स की बात करोगे तो क्या हरियाणा बोलेंगे, अरे हम जेला ना करें, पेल्ला करें। और जो इंस्पेक्टर अविनाश का जो कैरेक्टर मैंने, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा यूपी STF में और ATS में काफ़ी बहुत सालों तक काम कर चुके हैं। उनकी निजी ज़िंदगी को एक कहानी का एक मीडियम रख के हमने एक बहुत ही एंटरटेनिंग सीरीज़ बनाई है। बट एनीवे, हरियाणा में क्या होंगे, हम जेलिया ना करें, पेल्ला करें। और जैसे इंस्पेक्टर अविनाश बोलेंगे, हम झेलते नहीं हैं, पेलते हैं। So that's the difference between the two things. जी, क्योंकि इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हम सब के बीच हैं सोसाइटी में, तो उनके काम को, उनके इनकाउंटर्स को, उनके जीवन को, ज़िंदगी को रियल लाइफ में उतारना कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं होना चाहिए, एक उनका मानवीय जो पक्ष है वो सामने आना चाहिए। क्योंकि आपने बायोपिक्स तो बहुत की हैं, लेकिन ये बायोपिक उस मामले में कितनी चुनौतीपूर्ण या अलग थी आपके लिए? देखिए, कोई भी कहानी हो, किसी भी असली जीवित या चल बसे हुए शख्स पे हो, वो उनकी पूरी ज़िंदगी होती है जो कि बहुत सालों तक वो जीते हैं। और जब आप उनकी जीवनी को स्क्रीन पे, चाहे OTT पे या बड़े पर्दे पर आप दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसको जोड़ने के लिए आपको कहानी बतानी है 2-3 घंटे में। आप 30-40 साल की कहानी 2-3 घंटे में कैसे बताएंगे? तो उसको जोड़ने के लिए, और उनका जो स्पिरिट है, उनका जो एक, उनकी जो रूह है, जो उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है और या सबसे बड़ी चीज़ है, आप उसको लेके उसका एक ब्रिज बनाते हैं जिसमें आपको कभी कभी इंसिडेंट्स को, कभी कभी लोगों को, कभी कभी टाइमलाइंस को फिक्शनलाइज करना पड़ता है।
अदरवाइज आप कोई 30-40 साल की पिक्चर या सीरीज तो नहीं बना सकते। और अगर आप देखें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ही पल होते हैं पूरे दिन के जो यादगार होते हैं, जहाँ पे हम कुछ करते हैं, नहीं तो बाकी तो हम ज़्यादातर कुछ भी नहीं करते। आजकल तो फ़ोनों में लगे रहते हैं, पर उसके पहले एक झक मारना भी बहुत बड़ी एक हॉबी थी, जो कि आज लोग भूल गए हैं। वो आजकल सिर्फ स्वाइप मारते हैं। झक मारना अगर हम दोबारा सीखेंगे तो शायद ह्यूमैनिटी और हमारी जो एक ह्यूमन रेस जिस दिशा में जा रही है उसमें शायद थोड़ा सा बर्ताव आ सकता है बेहतरी के लिए। थिंक लोगों को तो पसंद आ रहा है, लेकिन जब इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने ये देखा तो उनका और उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्या ये उतना रियल लगा उन्हें, काल्पनिक लगा, क्या बोला उन्होंने? देखिए, उनका बेटा भी यहीं पे मौजूद है, हमारे मित्र हैं वरुण मिश्रा, और उनके जितने भी शुभचिंतक हैं, उनके दोस्त हैं या जो उनसे थोड़े जलते भी होंगे, उन्होंने सबने कहा कि भैया ये रणदीप तो तुम्हारी घोट के पी गया। दूर से लॉन्ग शॉट में सभी को मैं इंस्पेक्टर अविनाश ही लगता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका हेयर स्टाइल, मुस्टैश, उनका एटीट्यूड। क्लोजअप में शायद मैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर ये उनकी छवि के लिए बेहतरी की ही बात है। मैंने उनको कहा था, मैं कहा सर मेरे साथ कई बार हो चुका है ये, आप चार्ल्स सोबराज का फोटो गूगल कीजिए, मेरा फोटो आएगा। आप राजा रवि वर्मा का फोटो गूगल कीजिए, मेरा आएगा। आप सरबजीत सिंह जी का फोटो गूगल कीजिए, मेरा आएगा। तो अभी आप अविनाश मिश्रा जी का फोटो गूगल कीजिए तो मेरा आएगा। तो ये मैंने उनको पहले बता दिया था, पर मैं इतना अपने आप को गर्व से भरा हुआ मानता हूँ कि मेरे को उनका किरदार करने को मिला। उन्होंने जो अचीव किया और उनकी जो पुलिसिंग टेक्निक थी, और ऐसे समय में आज का यूपी नहीं था वो बहुत ही गैंगलैंड यूपी था, जो कि अभी सुधर गया है, सुधार दिया गया है। तो उस वक्त की कहानी है, और उनकी पुलिसिंग में उंगली सीधी टेढ़ी आड़ी लंबी छोटी सब करके, और स्पेशली ऐसे करके बहुत चीज़ें सॉल्यूशन पे आई हैं। तो ये उस वक्त की कहानी है। मेरे लिए वो अब बड़े भाई की तरह हैं। उनकी एक एटीट्यूड है लाइफ का, जो कि मैं ये मानता हूँ कि काश मैं अपने आप में वो एटीट्यूड ला सकूं। कोशिश करता हूं, पर शायद इंस्पेक्टर अविनाश सभी नहीं हो सकते। आपने कहा सुधार दिया गया है। आज सुबह मुख्यमंत्री जी आए थे और वो भी बता रहे थे कि कितना बदलाव हुआ है यूपी में पिछले कुछ सालों में। तो ये बदलाव आपकी नज़रों में कैसा दिखता है? क्योंकि आप बॉम्बे से यहाँ आते रहे होंगे, आपको क्या फ़र्क लगता है? देखिए, मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, जहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हैं, आई एम श्योर उनकी तरह मैं इस पे ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता हूँ। मैं तो आपको, जो मेरे यूपी के दोस्त हैं, जो मेरा परिवार है यहाँ पे मेरी नानी के साइड से, उन्हीं से जो कही सुनी बातें हैं वही बता सकता हूँ कि यूपी अब बहुत सेफ हो गया है। यहाँ पे औरतें काफ़ी सेफली मूव अराउंड करती हैं। यहाँ पे क्राइम ख़त्म सा हो गया है, और जो एक डर का माहौल रहता था, और यूपी की एक, वो कहते हैं ना, ये मक्खी नहीं किसी ने गायब करी, योगी वो जी कहते हैं मक्खी शहद पर ही आती है। मक्खी शहद पे भी आती है और दूसरी चीज पे भी आती है। नहीं, हम तो अच्छा ही सोचेंगे, हम शहद ही बोलेंगे। तो यही मेरे को सुनने में आया है। एक मेरे को स्टार थे, मैंने योगी जी को भी ये बात बताई थी, एक बार बॉम्बे में कॉन्क्लेव में आए थे वो। मेरे को स्टार थे जो कि हाईवे में थे, गोड़ू करके नाम था। ही प्लेज द विलेनस कैरेक्टर हु ट्राइज टू मोलेस्ट आलिया भट्ट कैरेक्टर। तो उनको कोई गांव में बड़ा तंग कर रहा था, उनके फैमिली के भाइयों वाइयों को पीट दिया था, कोई बड़ी दबंगई दिखा रहा था वहाँ पे, और वो ठीक थे, वो गलती में था। तो मैंने खाली एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने यूपी पुलिस को टैग किया था। वो घंटों के अंदर उनको ऐसा सीधा कर दिया, वो कभी मुड़ के उनको तंग करने नहीं आए। वाह, क्या बात। तो ये डिफरेंस है। अब आप इसको मेरा निजी ऑब्जर्वेशन मानेंगे कि ये बहुत सारे लोग महसूस करते हैं, ये आपके पत्रकार ज्यादा बता पाएंगे। ये शायद आपके सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट। सोशल मीडिया से मैं एनवायरनमेंट और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प करने को यूज़ करता हूँ। बाकी
सोशल मीडिया से आप जितना दूर रहें उतनी शांति आपके जहन में रहेगी। ना तो आपको वो लोग दिखेंगे जो आपसे अच्छे कपड़े पहन के अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हैं, जो कि सिर्फ वही दिख रहा है, ना ही ऐसे लोग दिखेंगे जिनसे आप प्रेरित होकर कुछ गलत काम करें। आपने सोशल मीडिया की बात की। ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपनी लाइफ का अच्छा या गुड पार्ट दिखाते हैं, लेकिन आपके इंस्टाग्राम पर वो भी गुड है लेकिन एक अलग रूप भी दिखता है। मैंने देखा आप खेत खलियान, अपने गांव के भैंसें तालाब में नहा रही हैं, वो भी दिखाते हैं। तो आप इसे किस नज़रिए से लेते हैं? क्या आप जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं या आपके लिए सक्सेस क्या है? देखिए, सक्सेस का फॉर्मूला सबके लिए अलग होता है। कोई 1000 करोड़ में खुश है, कोई 10,000 करोड़ में भी दुखी है, कोई 10,000 रुपए में भी, कोई सड़क पे भीख मांगते हुए भी वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे पता नहीं कहाँ का राजा है। तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है, आप उसको किसी भी एक स्टैंडर्ड से तोल नहीं सकते। जहाँ तक की बात अपनी जड़ों से जुड़ी रहने की है भाई, वो उसमें कॉमन सेंस है और मेरे लिए एक निजी फायदा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं तो आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो भाई, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे हो। तो आपको एक कंपस कि आप कहाँ से आए हैं, अगर आप उसको अपने जीवन में जीवित रखें तो आप कहाँ जा रहे हैं उसका आइडिया आपको अच्छा होता है, और कितनी दूर आ गए हैं अच्छाई या बुराई के लिए वो भी होता है। अभी मुझे बंबई में रहते हुए 25 साल हो गए, फिर भी कोई पूछे तो कहाँ से है भाई, दसिया से हूँ, जिला रोहतक। अरे भाई 25 साल से तो बॉम्बे में रह रहे हो। पर नहीं, you can take the boy out of Haryana, but you cannot take the Haryana out of the boy. That's a very simple thing. And if I, who has the eyes and the ears of so many people, do not show a sense of pride in the heritage of my own people, then who will? It is my duty, ये मैं अपना वो मानता हूँ कि जिस जिंदगी से हमारे पूर्वज गुजरे हैं। लोग कहते हैं यार रियासत, या क्या बोलेंगे, हेरिटेज को क्या बोलेंगे हिंदी में? विरासत। विरासत। भैया ये किसने बोला कि विरासत सिर्फ महलों और कोठियों वालों की है? जिसके वो खेत हैं वो उसकी विरासत नहीं है क्या अपने पूर्वजों की? वो तो सबसे बड़ी विरासत है, उसको तो पसीने से सींचा गया है, पाई पाई जोड़ के बनाया गया है, न जाने किस किस आपदा से, किस किस कब्जागिर से उसको बचाया गया है, वो विरासत भी तो है। तो हालांकि मैं ऐसी फैमिली से नहीं आता जिसकी रियासत है, पर मैं ऐसी फैमिली से ज़रूर आता हूँ, ऐसे लोगों से ज़रूर आता हूँ, ऐसी कम्युनिटी से ज़रूर आता हूँ जिनकी विरासत बहुत विशाल है, और मैं उसमें गर्व महसूस करके लोगों तक वो पहुँचाता हूँ, और इस तरह पहुँचाता हूँ कि वहाँ के लोगों को भी वो ऐसा ना लगे कि एक छुपाने की चीज़ है। एक समय था, ज़्यादा पास्ट में नहीं है, जहाँ पे हरियाणवी अगर घर में बोलो या किसी और, अरे गंवार है, हरियाणवी नहीं, हिंदी में बात करो या अंग्रेजी में बात करो। मैंने अपनी फिल्मों से और कुछ रोल से भी, अपने सोशल मीडिया से ये उनको जताया है कि अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज बताना बोलना सिखाओ, इसमें कोई शर्म नहीं है, ये तो गर्व की बात होनी चाहिए। हमारे जनरेशन के बाद वो लैंग्वेज मर नहीं जानी चाहिए, वो कल्चर मर नहीं जाना चाहिए। एक तो हमारा कल्चर वैसे भी बड़ा फ्रेजाइल सा है, एग्रीकल्चर है, सारी जमीनें तो MIT और इसमें उसमें आ गई हैं, पता नहीं खेती कौन करेगा, खाना कहाँ से आएगा देश का। पर वो बात अलग है, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, पर अपनी विरासत को भूले बगैर और अपने विरासत में एक अटूट गर्व महसूस करना ज़रूरी है। जी, आपने जैसे कहा कि मैंने 25 साल बॉम्बे में गुजारे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन इसमें बहुत सारे साल, लगभग आधे साल आप फिल्मी सेट से बाहर भी रहे। जी। तो आपकी फिल्में बहुत शानदार हैं, बहुत इम्प्रेसिव हैं, लेकिन क्या ये आपने जानबूझकर चूजी होकर कम फिल्में की हैं या क्या रीज़न रहा इसका? इसका रीज़न मेरा थोड़ा सा चूजीनेस ही रहा कि मैं चाहता था कि मैं एक तरह की फिल्में करूं। मैंने सुना आपने रंग दे बसंती आमिर खान की ठुकरा दी थी, सही है? ठुकरा दी थी तो
आप तो कॉपी बना रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, वो मैंने मना कर दी थी मूवी, और उस वक्त मेरे को जो गाइडेंस मिली थी उसके हिसाब से था। देखिए हम लोग जो बाहर से आते हैं, और आज मैं हालांकि बोला मैं 25 साल से वहाँ पे हूँ, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी थोड़ा बाहर से आता हूँ, तो हमें वहाँ से सिखा के नहीं भेजा जाता कि कैसे प्रोजेक्ट करने चाहिए, किस किस के साथ जुड़ना चाहिए, कैसे कैसे काम करना चाहिए, कैसे कैसे बातचीत करनी चाहिए उन फ्रेजाइल लोगों के साथ जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो वो हमको कोई सिखाता नहीं। तो इसी तरह से कोई चॉइसेस वहाँ पे आपको कोई सलाह दे देता है तो आप मान लेते हैं, या कई बार बिना सलाह के भी करते हैं। पर मैंने कम काम इसलिए किया कि एक तो मुझे अच्छा काम मिल नहीं रहा था जिससे कि मुझे कुछ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो। फिर मैंने उसको तोड़ के भी ज़्यादा काम करना भी चाहा, वहाँ पे भी मुझे कुछ खास मुझे लगा कि मेरी तरक्की नहीं हुई। और ऐसा भी होता है कि मैं एक रोल को उसमें थोड़ा उसको अपना बनाने के लिए कुछ ज़्यादा समय लेता हूँ बीच में, क्योंकि अगर आप एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट करते रहते हैं तो आप एक ही समान दिखते हैं, और आप फिर एक रणदीप हुड्डा को देख रहे हैं। पर मेरी हमेशा से ये कोशिश रही थी कि आप सरबजीत को देखें, आप इंस्पेक्टर अविनाश को देखें, आप चार्ल्स शोभराज को देखें, राजा रवि वर्मा को देखें, आप गुरनाम को देखें, आप जो भी मेरे कैरेक्टर्स रहे हैं। मैंने हमेशा ये चाहा था कि मैं अपने अलग अलग पहलुओं को और दूसरों की अलग अलग सोच अपना के, और इसमें मैं अपना स्वार्थ भी देखता हूँ, क्योंकि इस सारी चीज़ से मुझे बहुत कुछ मिलता है। मुझे एक लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे एक ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, हालांकि वो सिर्फ मेरे दिमाग में है, सिर्फ मेरी भावनाओं में है। पर आपकी बॉडी को एक्चुअल और इमेजिनेशन में बहुत बार फ़र्क पता नहीं चलता, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट भी बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बटोर रहा हूँ, पता नहीं किसके लिए, इसका क्या करूँगा, पर मैं ये एक्सपीरियंसेस बटोर रहा हूँ। और क्योंकि उसमें समय लगता है, आपको कुछ अपनी बॉडी से और माइंड से और दिल से मेमोरीज निकालनी होती हैं और उसको नई मेमोरीज से भरना होता है, इसीलिए मैं ये कर रहा था। बीच में तो ऐसा भी था, एक समय था 2010 तक कि मैंने घोड़े वोड़े खरीद लिए थे, शो जंपिंग करने लगा था, जिसके मुझे बहुत मेडल मैंने जीते हैं। तो उसमें भी मेरी रुचि बहुत हो गई थी। एक बार मुझे लगा था कि मैं प्रोफेशनल राइडर बन जाऊंगा। पर देखिए जिंदगी का और कुदरत का वो देखिए कि बहुत ही जल्दी फटका पड़ा कि भैया घोड़े रखने के पैसे कहाँ से लाएगा, तो चलो मेकअप लगाओ और काम करो। तो ऐसी कई चीजें होती हैं लाइफ में, आदमी मियंडर करता है, पर हमेशा एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी पे मेरा ध्यान जब रहा आपने अभी सरबजीत का जिक्र किया तो उसी से जुड़ा हुआ है ये सवाल कि सरबजीत देखकर वाकई ऐसा नहीं लगा कि ये रणदीप हुड्डा हैं। फिर आपने कुछ टाइम पहले अभी 2 मई को एक उस पर अपना विचार रखते हुए कहा कि इस कैरेक्टर ने आपको अंदर तक बदल दिया और ये दूसरी फिल्मों की तरह आपके साथ रहेगा, जो कि रोल्स खत्म हो जाते हैं लेकिन ये रोल खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो रोल ऐसा था जिसमें उनकी डेथ हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। जो लोग, उनकी बेटियां, उनकी बीवी और उनकी बहन दलबीर कौर जी इससे बहुत जुड़ी थी, और ये रोल करते करते मेरा उनसे भी बहुत जुड़ाव हो गया। और ये मेरा पहला रोल किया था मैंने जिसमें फिजिकल एक्सट्रीमिटी ऑफ अनदर काइंड। उसके पहले मैंने एक एमएमए फाइटर का रोल किया था 2 लफ्ज़ों की कहानी में, जहाँ तक बहुत मस्कुलर बॉडी वॉडी बनाई थी। और ये रोल जब मैंने किया तो इसमें मैंने सोचा कि भैया आप कैसे इमेजिन भी कैसे करेंगे कि आपको 22 साल काल कोठरी में रखा गया, 22 साल आपको एक रोटी मिलती थी, अपने परिवार से मिलने नहीं दिया जाता था, और वो परिवार मेरे सामने जीता जागता है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने जहन में, अपनी रूह में उतारने के लिए मैंने खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑफ आइसोलेशन एंड स्टारवेशन, जिससे कि मुझे वो अकेलापन, वो यादें और वो एक होप की एक छोटी सी थ्रेड से आप कैसे लटके होते हो, वो सब का एक्सपीरियंस मिला। और
वो एक्सपीरियंस मैं उनकी फैमिली के साथ शेयर कर रहा था, उनसे मैं सुनता था, उनकी मैं चिट्ठियां पढ़ता था, तो वो बहुत ही एक ऐसा वो था, और वो बहुत ही ट्रेजिक था कि होते 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 बहुत कुछ ना हो पाया और वो अल्टीमेटली उनको जेल में मार ही दिया गया। वो एक पर्सनल वो नहीं थी, वो उनके ऊपर एक कोई क्रिमिनल वो नहीं था, वो मामला सियासी हो गया था। और दो देशों के ईगो में जब हाथी लड़ते हैं तो चींटियां ही पिसती हैं, घास घास पिसती है, तो वो शायद इसीलिए मेरे को बहुत दिल को छू गया था। आपने हॉलीवुड में एक मूवी की एक्सट्रैक्शन, जिसमें काफ़ी अच्छा स्क्रीन स्पेस आपको मिला, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि बॉलीवुड ने आपको ओवरलुक किया। ओवरलुक किया? आपका एक स्टेटमेंट मैंने कहीं देखा कि बॉलीवुड ने आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया, उतनी सराहना नहीं की आपके काम की जितनी हो सकती थी। पता नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, हालांकि आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स एंड द ओनली action part a male actor has done in Hollywood. Yet nobody really called me or congratulated me or really rooted for me or shared publicly what they felt. So I felt that was strange because काफी लोग बहुत ही छोटे छोटे रोल्स में भी बहुत कुछ सराहना, और सराहना नहीं, अपने पीयर्स से जो एक रिकग्निशन आती है और एक पैट ऑन द बैक जो आता है, वो शायद नहीं आया, और उस वक्त मुझे वो महसूस हो रहा होगा, इसीलिए मैंने कह दिया। आई डोंट थिंक आई लिव विद दैट, वो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सोच का हिस्सा नहीं है। आई हैव मूव्ड ऑन। वो किसी मौके पे, ऐसे मौके पे मैंने कहा होगा। लेकिन आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग या आपके पीयर्स, कुछ लोग आपकी प्रतिभा, आपकी मेहनत से इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करते हैं? वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, ये तो क्योंकि मैं क्या डिप्लोमैटिक बताऊं? जवाब हो गया। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। और देखिए, आप अभी 25 साल से एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम कर रहे हैं। मुझे तो कोई खास अवार्ड भी नहीं मिला कभी, हालांकि मैंने पूरा जान लगा के काम किया है, ना ही मुझे कुछ और रिकग्निशन या कुछ मिला। तो जब इतना समय गुजर जाता है तो इंसान क्या करता है ना, थोड़ी सी टीस तो है कि नहीं हो इंसान, सकता था। अरे देखो, टीस वीस वो बचपन में होती थी। इंसान क्या करता है, इंसान अपनी पीठ खुद थपथपाना सीख लेता है, यस, और अपनी रेस या अपना कंपटीशन, मैं जो कल था उससे आज बेहतर हूं कि नहीं, उसी में गुजार देता है। तो ना लोगों की वैलिडेशन की जरूरत पड़ती और ना ही उनकी तरफ ध्यान देने का समय मिलता। बहुत खूब। तो आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही कि मैं एक आउटसाइडर था, वो आउटसाइडर इनसाइडर वाली बात सही है जो बहुत लोग कहते हैं? देखिए, वो कहीं हद तक सही है, पर ऐसा नहीं है कि उसे ओवरकम नहीं किया जा सकता। आप बच्चन साहब को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने अपना वहाँ पे बहुत बड़ा करियर बनाया है, और ऐसे बहुत से इंडस्ट्री के बच्चे हैं जो कि नहीं चल पाए हैं। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, आपको ज़्यादा श्रेय मिलता है, पर ऑडियंस, जनता जनार्दन भी है, वो भी आपको आगे उठाए हुए। मैं भी तो 25 साल से काम कर ही रहा हूँ, तो इतना बड़ा जो उसका हल्ला बुल्ला बनाया था वो है नहीं। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता, ये नेपोटिज्म की डिबेट का मतलब क्या है? क्या उसके लोग शिकार नहीं होते? जरूर होते हैं, पर क्या उससे आदमी की जर्नी रुक जाती है? नहीं। अब मुझे आप बताइए, कोई डॉक्टर का बच्चा है, कोई डॉक्टर है, वो अपना चाहेगा अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, कोई चाहेगा अपने बेटे को कलाकार बनाए, कोई चाहेगा अपने बेटे को इंजीनियर बनाए, कोई आर्मी में ज्वाइन कराएगा, कोई ये करेगा, कोई। तो जो आप अपने फैमिली में देखते हैं और जो आपके पेरेंट्स को जिस चीज़ की नॉलेज होती है, तो उसमें आप बच्चे लोग उतरते हैं। तो इसमें क्या है, अगर वो बड़े ही उसी एनवायरनमेंट में हुए हैं जिसमें उन्होंने फिल्मी लोग ही देखे हैं और फिल्में ही देखी हैं और वैसी बातें ही की हैं, और उनके पेरेंट्स का भी उसी चीज़ में दबदबा है, तो वो क्यों ना करें? बताइए मुझे। नेपोटिज्म में कुछ बुरा नहीं है, हर जगह है ना। दुकानदार का बेटा दुकान पे बैठता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है। पर आपने अपने पेरेंट्स से अलग प्रोफेशन चुना, आपके फादर डॉक्टर हैं। हाँ, मैं पढ़ाई में कमजोर था। इसीलिए उनको पहले दिख गया था, पूत के पांव पालने में दिख गए थे उनको, तो डॉक्टर की तो उन्होंने होप छोड़ ही दी थी। पर एक प्रोफेशन है जो कि जिसका बच्चा वो
ज्यादातर नहीं बनना चाहता। वो क्या है प्रोफेशन? किसान, और कहीं कहीं टीचर भी। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, और एक एग्रीगेरियन सोसाइटी में हाँ पेरेंट्स भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्होंने कितना हाड़े खाने पड़ते हैं, उसके लिए पता है किस किस चीज़ से जूझना पड़ता है। एक एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो कि मैं ऐसे टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप पर्यावरण एग्रीगेरियन सोसाइटी में अगर ऐसा है कि किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और टीचर्स के लिए भी आपकी यही सोच? हाँ यार, टीचर्स, देखिए आप, बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे टीचर्स होते हैं, चाहे वो माँ बाप से प्रेरणा ले रहे हो या स्कूल में टीचर से प्रेरणा ले रहे हो, तो बहुत ही वो एक जिम्मेवारी वाली बात है, और उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी फिल्म की भी बात करते हैं जिसमें आप बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे थे, वीर सावरकर, जिसे आपने लिखा और डायरेक्ट भी किया। लिखा था, डायरेक्ट किया था, एंड में पैसे भी खुद लगाए थे। तो ये ख्याल कैसे आया कि इस पर फिल्म होनी चाहिए? देखिए, ये ख्याल मुझे नहीं आया था। मैं कुछ और काम में बिजी था, शायद मैं इंस्पेक्टर अविनाश ही शूट कर रहा था। सीजन 1? है? सीजन 1 नहीं, दोनों सीजन एक ही बारी में शूट किए थे। अच्छा। उन्होंने 2 सीजन बना के दे दिए, ओ, सबको मिला 1 सीजन का। मतलब पोल खोल दिया आज इन्होंने। पर कोई बात नहीं, दैट्स बिजनेस। बट वीर सावरकर जी पे मेरा कोई रुचि नहीं थी। मेरे को अप्रोच किया गया कि भाई वीर सावरकर जी पे बायोपिक बन रही है, और उनमें से एक जो बंदा था उसके साथ मैंने सरबजीत की थी, और तो वो मेरे पास आए, और एक तो मैं उस एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहता था, दूसरा उन्होंने जब आए मेरे से मिले और उन्होंने बात की, तो मैंने वीर सावरकर जी की फ़ोटोज़ निकाली। तो मैं बोला यार, ये तो मैं दिख ही नहीं सकता हूँ, तो ये तो कोई बायोपिक करने का मतलब ही नहीं है। तो मैंने उसको साइड में रख दिया था कि भैया मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ इसमें, आई कैन नॉट बिकम और आई कैन नॉट एम्बॉडी वीर सावरकर फिजिकली ऑल्सो। तो उस वक्त हाँ, मैं कैट शूट करने जा रहा था, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी कैट। तो वहाँ पे मैंने रास्ते में हमारे प्यारे दोस्त विक्रम संपत की वीर सावरकर पे लिखी नई नई किताब पढ़ी थी और उठाई थी एयरपोर्ट से, और मैं ऐसे ही शूट के बाद या कहीं समय मिलता था, फ़ोन की हाजिरी छोड़ के मैं किताब की तरफ ध्यान देता था। तो मैंने वो किताब पढ़ी, फिर मैंने और किताबें खरीदी और उनके बारे में पढ़ने लगा एक रुचि के तौर पे। तब मुझे रियलाइज हुआ यार, इस आदमी के बारे में तो लोग जानते ही नहीं है, इनका तो पूरा अस्तित्व 2-3 शब्दों में और लाइनों में ही इन्होंने करके छोड़ दिया है। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या झेला, ये तो लोग जानते ही नहीं है। और एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द हिस्ट्री, देखिए विनर्स हिस्ट्री लिखते हैं, और जो लूज, अगर शिकारी हिस्ट्री लिखता है ना भाई, अगर शेर हिस्ट्री लिखने लगा तो ये पहली बार आया था, इसकी हाथ कांप रहे थे, पहली गोली पेड़ में लगी, फिर उसने दोबारा गोली चलाई, वो भी मिस हो गई, फिर उसने जाके लोगों से ड्रम बजा के मुझे एक असहाय जानवर की तरह सामने खड़ा किया और मुझे गोली मारी, और अब पैर रख के उस पर फोटो खिंचा रहे हैं। पर नहीं, शेर नहीं लिखता है, शिकारी लिखता है। मैंने उसको देखा और उसको निशाना बांध के मैंने पहली गोली में चित कर दिया, मैं इतना बड़ा शेर हूं। तो इसी तरह से मुझे लगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वीर सावरकर के साथ हिस्ट्री ने न्याय नहीं किया। इसी जगह मुझे लगा कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को ग्लोरीफाई करती है, जिसका नो डाउट बहुत बड़ा हाथ था, पर एक सशस्त्र क्रांति भी चल रही थी जिसका ना अहिंसा वालों ने और ना ही रजवाड़ों ने और बहुत लोगों ने साथ ही नहीं दिया। उन लोगों का क्या, तो उनकी और उनके एक आइडियोलॉग थे और उनके एक प्रेरणा थे वीर सावरकर, क्योंकि वीर सावरकर और मदन लाल धिंगड़ा ने मिलकर लंदन में पहली बारी किसी इतने बड़े सीक्रेट सर्विस के हेड को एग्जीक्यूट कर दिया था, पॉलिटिकल मर्डर पहली बारी लंदन के उसमें हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। तो वहां से उसके पहले उन्होंने किताब भी लिखी थी, 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें उन्होंने म्यूटनी, सोल्जर्स म्यूटनी को
एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे के भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का वो किया था। वो किताब भगत सिंह वगैरह सब तो छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सैनिकों को बंदूक दी जाती थी, कंबल दिया जाता था, एक कमीज दी जाती थी और वो किताब दी जाती थी। उसका इतना बड़ा महत्व था जो कि लोग भूल गए। तो ये सब जब मैंने देखा तो मेरे अंदर से जाट निकल आया कि भाई अगर सब इसके अगेंस्ट है तो मैं इसकी तरफ हूं। तो मैंने उस गुस्से में आके ये कहानी और ये मूवी बनाई और सरप्राइजिंगली मैंने उनकी तरह दिख भी पाया। उसके लिए आपने काफी वेट लूज किया। उसके लिए मैंने एक्चुअली सरबजीत से कहीं ज़्यादा वेट लूज किया था। उसमें 30-32 किलो तक वेट लूज किया था। और क्योंकि 30-32 किलो तो बहुत वेट बहुत होता है। मैं तो अपनी हाइट भी छोटी करना चाह रहा था पर वो हो नहीं पाई। पर हरियाणा के हट्टे कट्टे जाट से हमने महाराष्ट्र के चितपवन ब्राह्मण बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पिक्चर एक्चुअली मैं मराठी में भी एक काफ़ी मराठी उसमें डालने वाला था। फिर मुझे नोटिस किया कि सावरकर जी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि जिसमें जो नहीं थी वो थी कि वो उनका सबसे बड़ा लेख, उनकी सबसे बड़ी थॉट्स मराठी में है और उसको जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसमें वो ब्यूटी नहीं रहती। इसीलिए मैंने उसको हिंदी में पेश किया। जब हम कमर्शियल सक्सेस की बात करते हैं, आपने बहुत से वर्सेटाइल कैरेक्टर्स निभाए हैं, कभी ऐसा लगा कि लीड रोल वाली कोई फिल्म मिले या फिर मेरे इर्द गिर्द सब कुछ हो या फिर वो मैं भी 100,000 करोड़ वाली फिल्म करूं? देखिए लीड रोल में सरबजीत में किस में था? बिल्कुल आप सावरकर में किस में था? लीड रोल वाली बात नहीं है। मेरा मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा। मेन स्ट्रीम सिनेमा भी तो बदलता जा रहा है। वहां तो भेड़ चाल है, कुछ चल गया तो सब वही बनाने के पीछे लग जाते हैं। मैंने हमेशा एक इंडिपेंडेंट चॉइस रखी और मैंने जो करना चाहा है वो मैंने किया है। पर अभी एक स्टेप आ गया है जहां पे एक इकोनॉमिकली सुपर हिट जो पिक्चर आप बोल रहे हो मैं उसकी तरफ भी बढ़ रहा हूं। इंस्पेक्टर अविनाश भी उसका एक वही है कि किसी को डाउट हो तो देख लो। और वो फिल्में भी अभी आएंगी, आई एम श्योर, बिकॉज आप सिर्फ एक फिगर नहीं हो और आप सिर्फ आप ही नहीं हो, आप बहुत कुछ बन सकते हो। तो उसमें इंडस्ट्री वाले भी और आप खुद भी ऐसे चैलेंजेस ज़्यादा ले पाते हो जो कि और लोग नहीं कर पाएंगे और लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो वो करने के लिए भी तो कोई चाहिए, उसमें हम हैं। पर ऐसी बात नहीं है, देयर आर नो लिमिटेशंस नाउ एंड आई एम श्योर दैट विल आल्सो कम माय वे। कहते हैं ना, हम हैं तो क्या गम है? हम हैं तो क्या गम है? हम हैं तो क्या गम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं और एक सवाल हम यहाँ ऑडियंस से ले लेते हैं, रैप अप। एक सवाल। बहुत छोटे में, क्रिस्प। So I've met your sister, so I know that she's a nutritionist. Yeah. So does she help you like lose weight? And She's not a nutritionist, she's an internal medicine doctor who specializes very qualified, yeah. Who specializes in metabolism, yes. And studied in the US. So does she help you with like the shape shifting, as I might Absolutely. call it? My sister, Dr. Anjali Huda, has been my backbone. उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि जितना वो बोलती है मैं उससे थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और फिर उसको फोन करके कहता हूँ हाय मर गया, हाय मर गया। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे मत कर, वैसे मत कर। अगर अंजलि हुडा नहीं होती मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी सिस्टर, तो शायद मैं इनमें से कोई 20-30% भी शेप शिफ्टिंग ना कर पाता। So I'm very grateful. बिग राउंड फॉर अंजलि हुडा। Thank you. आई थिंक उन्होंने एक छोटा सा किरदार भी आपकी किसी फिल्म में निभाया। स्वतंत्र वीर सावरकर मेरी मूवी में मैडम कामा का किरदार मेरी सिस्टर ने निभाया था। उसको बहुत ऑडिशन देनी पड़ी, कोई नेपोटिज्म इन्वॉल्व नहीं थी, पर मुझे उससे स्ट्रॉन्ग और उससे स्पिरिटेड उस उम्र में कोई लड़की नहीं मिली, इसीलिए मैंने उनको कास्ट किया। चलिए, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे और सवाल मुझे पता है। चलिए, एक आखिरी सिर्फ एक लाइन में माइक दे दीजिए मैम को। क्या हम माइक पहुंचा सकते हैं?
Thank you so much. Very good evening to one and all. I'm an army officer's wife and हमने बहुत पास से देखा है फौज को. My husband has got a gallantry award in Kargil also and he was very much there. तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो रियलिटी थी. हमारी फौज ने बहुत काम किया वहाँ पे. जिस तरीके से देश को बचाया गया है उसको क्यों नहीं इतना अच्छे से मीडिया ने कवर किया और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उसके ऊपर क्यों नहीं अभी तक कुछ काम किया है. तो I think I'm very well salute to your husband and the armed forces. Thank you so वो है तो हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर एक पिक्चर बन रही है, जी ऑपरेशन सिंदूर ही नाम है उसका. Oh, वो great. बना रहे हैं. थैंक यू सो उसमें मच. मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. नहीं बट आपने ये जो पर आप बनाना information दी- चाहेंगे कुछ ऐसा? ऐसा मौका फिल्म इंडस्ट्री छोड़ेगी नहीं. बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए. आप चिंता मत करो. वे रियली हार्ड वर्क. और मेरे साथ जो बैठे हैं ये भी आर्मी से हैं. आप जरा खड़े होकर परिचय दीजिए. तो मैं सूबेदार वी के मिश्रा रिटायर्ड, जो हेलो. कि वेलकम वेलकम. मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के रियलिटी जो है नहीं दिखाया गया है. इतना करने के बावजूद भी आपकी मीडिया उस पर सपोर्ट नहीं कर पाई है. तो हमेशा सपोर्ट की जाए, अच्छी बातों पर सपोर्ट करना ही चाहिए. देखिए इसमें मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता. मेरा सपोर्ट तो है. अब बाकी आप इन पत्रकारों को पूछिए कि क्यों नहीं सपोर्ट है या नहीं है. मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम आपने नहीं ये है. बोल दिया कि इस पे एक फिल्म बन रही है तो वी आर सो ग्रेटफुल एंड वी आर ऑनर्ड. Thank you. Thank you for your question. Thank you very much. Thank you. Thank you, Thank you. ma'am.